गुड इवनिंग बच्चों। अब एक बार 31 क्वेश्चन देखो। एक्स लिमिटेड डिटेल्स आर एज अंडर। सेल गिवन है, 100 रुपए पर यूनिट सेल करते हैं 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 50% है, फिक्स कॉस्ट 10 लाख है। इट हैज बोरोड 10 लाख एट 10% पर एनम एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 100 ईच। तो इससे अगर मैं देखूं तो 10,000 शेयर्स हो गए। कंपनी इज इन ए टैक्स ब्रैकेट ऑफ 50%। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इक्विटी, इट सेल इंक्रीज। मान लो सेल 6 लाख से बढ़ जाए तो न्यू ईबीआईटी क्या होगी। तो अभी कर देंगे बच्चों। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और 4 चीजें कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। क्वेश्चन आता है ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगी। बच्चों ये ईपीएस का अल्टरनेट होता है। रेशो में तो पूरी ही डिटेल होगी। यहां के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स को अगर मैं इक्विटी से डिवाइड कर दूं इनटू 100 तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। एक बार देखो करके दिखाता हूं। 31 हमने यहां बच्चों बना दी इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स 24 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 50% 12 लाख। 24 में से लेस कर देंगे तो ये 12 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट 10 लाख। तो बच्चों ये आ गया हमारा ईबीआईटी 2 लाख। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। हमें ना 10% पे बोरो कह रहा है, पैसे कर रखे हैं 10 लाख रुपीस। तो हम लोग कर देंगे 10% ऑफ 10 लाख। तो ये बच्चों 1 लाख रुपए हो गए। तो ईबीटी आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है। अब इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो कंप्यूट करना है। टैक्स का रेट 50% है, हमने किया 50,000। तो ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 50,000। बस अब हम फॉर्मूलों में पुट कर देते हैं पहले 4 पार्ट। सबसे पहले है बच्चों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला मैंने बोला था बार बार अपने पास बोलना है ताकि हमें याद हो जाए। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 12 लाख, ईबीआईटी 2 लाख। तो ये 6 आ गया। सेकंड नंबर पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। 2 लाख अपॉन में ईबीटी। अगर हम यहां बात करें तो वो हमने ऊपर निकाली है 1 लाख से करेंगे तो 2। इसके बाद तीसरे नंबर पे कंबाइंड लीवरेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। तो यहां अगर हम बात करें तो 12 लाख, 1 लाख, तो ये 12। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं हम। रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में इक्विटी और परसेंटेज के लिए इनटू 100। मतलब ईपीएस जो एक शेयर पे बताती है ना, ये परसेंटेज में बताती है कि इक्विटी का कितने % आप कमा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ देखूं बच्चों तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही है सिर्फ 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस। और आपका फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000 डिवाइड में 10 लाख जो इक्विटी शेयर कैपिटल है। वैसे इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड होते हैं, वो क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए इक्विटी में सिर्फ वही रह गया। क्योंकि यहाँ इक्विटी का मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड से है और हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों 5% आ रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर हमारी सेल इंक्रीज 6 लाख से हो जाए, मतलब पहले 24 लाख है ना, तो नई सेल हो जाए अगर 30 लाख तो नया ईबीआईटी क्या होगा। बच्चों इतना आसान सा क्वेश्चन है।
जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट 50% है, वेरिएबल कॉस्ट ने सेल के प्रपोर्शन में परसेंटेज में बराबर रहना है, तो ये आपने इसको 15 लाख किया तो बाकी 15 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, तो इस कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट घटा दूं जो कि 10 लाख है तो 5 लाख आ गया। नया ईबीआईटी देखो यही है, न्यू ईबीआईटी 5 लाख। ये बच्चों हो गया, ऐसे करना है। एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 आर गिवन बिलो। अगर मैं यहाँ देखूं तो ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखी है, कंबाइंड लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज पूछ रखी है बच्चों। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो समझो हमारे को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तो कैलकुलेट हो गई। फिर उसने पूछा है बच्चों कैलकुलेट पीवी रेशो। तो यहाँ अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, सेल डिवेंचर है तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और इनकम टैक्स। सबसे पहले अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है और आपने मेरे को ऑपरेटिंग लीवरेज दे दी तो समझो मेरा कंट्रीब्यूशन भी आ गया, ईबीआईटी भी आ गया। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। और ईपीएस के लिए एक बार ईबीआईटी आ गया उसमें से इंटरेस्ट घटा दूंगा, ईबीटी उसमें से टैक्स घटा दूंगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अब ये काफी बार पूछा जाता है कि इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, तो जो इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर है वो 1.5 है, वो सिर्फ आपको कमेंट करने के लिए पूछेगा डज इट हैव हाई और लो एसेट टर्नओवर। जो कंपनी है उसकी एसेट टर्नओवर इंडस्ट्री के कंपेयर में हाई है या लो है, तो वो निकाल कर ही बता सकते हैं। और देखो बच्चों फोर्थ पार्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल द अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन के बाद ना बच्चों मुझे आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझाने हैं। आप कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने पढ़ रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, वहां बच्चों आपने सिर्फ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ रखा है। हम यहाँ आपको ब्रेक इवन पॉइंट 3 तरह के बताएंगे। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। कहता है किस सेल्स पर अर्निंग बिफोर टैक्स कंपनी की 0 हो जाएगी, कि जो कंपनी की कॉस्ट है वही पूरी हो जाए। तो हमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है जहां पर हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स 0 हो जाए, तो मतलब फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट हम दोनों कमा लें। तो अभी फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखो मैं करता हूं। सबसे पहले डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ चला मैं। क्वेश्चन 32, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 2.8। अब आप लिखेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये 2.8 है, ये आपका 1.4 है। डीएफएल निकालना है तो डीएफएल हो जाएगा 2.8 अपॉन में 1.4, 2। ये पहली चीज हो गई। दूसरे नंबर पे ये हमें क्वेश्चन में पीवी रेशो पूछ रहे हैं तो बच्चों उधर ही चलना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 है, हमने ना फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ईबीआईटी को ना मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब आप सिंपली समझो कंट्रीब्यूशन अननोन है, फिक्स कॉस्ट पता है हमें 2,04,000, हमने जस्ट और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कंट्रीब्यूशन 1.4 टाइम्स कंट्रीब्यूशन का और 2,04,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से, तो ये हमारा आ गया 2,85,600। ये उधर जाकर प्लस का हो गया और 1.4 कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया, 0.4 कंट्रीब्यूशन हो गया इक्वल टू 2,85,600। अब आप इसको डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,85,600 डिवाइड में 0.4। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 7,14,000। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास। अगर हम देखें तो सेल्स है 30 लाख की, तो हमने पुट किया
पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100, यानी कि 7,14,000 अपॉन में 30 लाख इंटू 100, तो ये बच्चों आ रहा है 23.8%। अब उसने इसके अलावा ईपीएस पूछा है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा समझना। सबसे पहले अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स पे कैसे आए, ये भी क्वेश्चन है। तो हमारे पास ना कंट्रीब्यूशन है, उसमें से घटाएंगे फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट तो सीधा ही पता लग रहा है क्योंकि डिवेंचर्स है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन में से घटाएंगे फिक्स कॉस्ट, 7,14,000 माइनस फिक्स कॉस्ट, ये इन्होंने हमें दे रखी है फिक्स कॉस्ट 2,04,000, तो यहां बचा 5,10,000, ये है ईबीआईटी। लेस कर देंगे इंटरेस्ट। अगर हम बात करें तो 12% ऑफ 21,25,000 हमने किया 2,55,000, करते हैं लेस, ये रह गया हमारा 2,55,000। ये है अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट ना 30% है, इसमें से 30% टैक्स घटा दो। हमने किया 76,500, तो ये आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हम अब इसको लेस कर रहे हैं, तो 1,78,500। आप इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,70,000 है, 17 लाख के शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, 1,70,000 करो डिवाइड, ईपीएस आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 1,78,500 डिवाइड में 1,70,000। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 1.05। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने हमसे कहा है कि अगर कंपनी जो है वो एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसकी एसेट टर्नओवर 1.5 है, तो डज इट हैव हाई और लो एसेट टर्नओवर। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको ना एसेट टर्नओवर रेशो निकालनी है। नेट सेल हमारे पास है 30 लाख। अब क्वेश्चन आता है टोटल एसेट कैसे आएंगे। हम ना बच्चों एक अप्रोच से चलेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास इक्विटी भी है और डेट भी है, इन दोनों के बराबर टोटल एसेट को माना जाएगा। माना जाएगा कि डेट प्लस इक्विटी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वही हमारी टोटल एसेट है। क्यों, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। किसी तरह से भी हम और तरह से टोटल एसेट पे पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर एसेट टर्नओवर निकालेंगे कैसे। तो ये मान लिया जाएगा इन दोनों का टोटल। आप कहोगे सर वैसे भी तो इक्वल होनी चाहिए, करंट लायबिलिटी भी होती है ना बच्चों, उसको इग्नोर कर दिया है हमने। इन दोनों का टोटल 38.25 लाख, 38,25,000। अब पुट कर दो एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स। तो यहां अगर देखें तो 30 लाख और टोटल एसेट 38,25,000। इसको किया हमने सोल्व, ये हमने सोल्व किया तो ये हमारी आ रही है 0.784 एसेट टर्नओवर रेशो हो गई, जो कि अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के कंपेयर में तो इंडस्ट्री की 1.5 है। तो हम यहां लिखेंगे अवर कंपनीज एसेट टर्नओवर रेशो इज लेस देन इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर रेशो। क्योंकि उनकी है 1.5, हमारी है 0.78। फोर्थ नंबर पे पूछा है इन्होंने कि आप ये बताओ कि कौन सी जगह पर हमारा ईबीटी 0 होगा। तो बच्चों एक बार आप ब्रेक इवन पॉइंट का ना फॉर्मूला एक बार के लिए
क्योंकि आगे हमने अभी इसको डिटेल करना है। तो यहां समझ लो, आप कहोगे हमने पढ़ रखा है फिक्स कॉस्ट, लेकिन वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता था, प्लस इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। और अगर आप रुपीस में निकालने वाले हैं तो बाय में पीवी रेशो। यूनिट्स के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ही नहीं, लेकिन पीवी रेशो जरूर है, इसलिए तो उसने क्वेश्चन में पीवी रेशो जो है देखो कैलकुलेट करवाई थी, क्योंकि उसको पता था आगे जाकर मुझे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालवाना है तो उसमें चाहिए। तो यहां अगर मैं देखूं तो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 2,04,000, और जो इंटरेस्ट है वो हमने बच्चों अभी कंप्यूट किया है, ऊपर ये रहा 2,55,000। इन दोनों का यहाँ टोटल कर दो, अपॉन में पीवी रेशो 23.8%। तो हमने किया 4,59,000 को डिवाइड कर देंगे 23.8% से, तो ये आ रहा है 19,28,571। हो गया बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट्स ये हमने ना पढ़ रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग में, लेकिन वहां जो ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था ना वो था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। वहां हमें पता ही नहीं होता ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है, हम तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले के तौर पर पढ़ते हैं। और उसके दो फॉर्मूले होते हैं वहां पर, इन यूनिट्स इन रुपीस। इन यूनिट्स फॉर्मूला होता है बच्चों फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इन रुपीस होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो। यहां जो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चों, इसको इन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक बार मैं इनके बारे में आपको डिटेल करता हूं, समझेंगे और कंपेयर करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाला इससे कैसे अलग है। क्योंकि वहां तो यूं पढ़ते थे कि एक ही ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यहां आकर पता लग रहा है तीन होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस। तो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ब्रेक इवन पॉइंट को तीन पार्ट में बांटते हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी सेल यूनिट्स में, हम यहाँ यूनिट्स में फॉर्मूला सीख रहे हैं, रुपीज में हो तो जस्ट पीवी रेशो हो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चनों में ये पूछेगा इन यूनिट्स ही, इसलिए हम उस बेसिस पर करते हैं। तो इन यूनिट्स, यहाँ पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जस्ट जहां फिक्स कॉस्ट पूरी हो, बस इंटरेस्ट नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि आप मुझे कहेंगे एक यूनिट पर हमें 5 रुपए बचते हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो मैं कहूंगा अच्छा 2 लाख कमाने के लिए तो आपको 40,000 यूनिट्स फिर बेचनी पड़ेंगी, तो वो आपका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बच्चों शॉर्ट में सीपीयू लिखेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। देखो बच्चों एक कंसेप्ट समझना, जब आपका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया, वहां तक आपकी फिक्स कॉस्ट पूरी हो गई, तो उसके बाद आपके लिए अगली चीज है इंटरेस्ट। आप कहोगे कि मेरा इंटरेस्ट बताओ कितनी सेल पर पूरा होगा, मैं कहूंगा खाली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। आप समझो ना, फाइनेंशियल एक ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपका ये बच्चों सेल बता रहा है, और ये सेल नहीं बता सकता। क्वेश्चन आता है क्यों सेल नहीं बता सकता, क्योंकि आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं कि मेरा कब पूरा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट से पहले तो फिक्स कॉस्ट पूरी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, कि दोनों को कंसीडर करें। ये सेल्स में बताएगा, इसमें दोनों चीजें पूरी होने की बात होगी, फिक्स कॉस्ट भी और इंटरेस्ट भी, और बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ तो वो भी। तो फिक्स कॉस्ट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कह लो प्लस इंटरेस्ट। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड का मैंने कहीं पर भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन अभी ही बता दूंगा, एक बार पहले नॉर्मल वाला क्लियर कर लूं। तो ये बच्चों फिक्स कॉस्ट प्लस में इंटरेस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पहले ईबीआईटी में बताता है, सेल्स में नहीं, और रुपीस में। तो आप कहोगे जहां आपका ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर होगा वो ईबीआईटी आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट शो करेगा। क्यों, क्योंकि आपने वही तो कमाना है।
लेकिन अब बच्चों एक बार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले जो फॉर्मूले किए ना उसमें भी प्रेफरेंस डिविडेंड अब यूज होगा, जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो उनके फॉर्मूले रिवाइज पढ़ लेंगे। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का तो प्रेफरेंस डिविडेंड से कोई लिंक ही नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड का लिंक है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट से। तो अभी बच्चों आप ध्यान देना कैसे होगा हमारा ये। हम लोग ना ऐसे सीखेंगे इसको कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद पे होता है और इंटरेस्ट टैक्स से पहले। तो फिर कैसे बात बनेगी? जैसे आप मेरे से कहो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैं यहाँ लिख दूं प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आप कहोगे क्या प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट टैक्स से पहले हो सकती है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड की सोच रहे हो तो ये भी तो सोचो ना कि अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 रुपए देना है और टैक्स का रेट 40% है, तो आप 12,000 कमाओगे, काम थोड़ा चलेगा। 12,000 में से 40% तो पहले टैक्स लग जाएगा। तो आप कहोगे उस केस में तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐसे समझना पड़ेगा कि आफ्टर टैक्स आपको 12,000 चाहिए। तो बिफोर टैक्स कभी भी लाना हो ना बच्चों, आप याद रखना अर्निंग आफ्टर टैक्स का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मेरे से कोई पूछे कि अगर अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना हो, आफ्टर टैक्स दे रखा हो, तो मैं कहूंगा ये 1 - t बाय में कर दो। सेम बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा आफ्टर टैक्स होता है, उसको आप बिफोर टैक्स लाना चाहते हो तो आपसे कोई पूछे कैसे लाओगे, तो आप कहोगे बड़ा सिंपल, अगर इसको बिफोर टैक्स लाना है तो जैसे यहाँ बच्चे हम आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स आ रहे हैं ना 1 - t से डिवाइड करके, सेम यहाँ पर 1 - t टैक्स का रेट एक बार मैं 40% मान लेता हूं तो 20,000 रुपए आ गया। अगर यहाँ टैक्स 40% है तो क्यों? क्योंकि आप 20,000 कमाएंगे बिफोर टैक्स, 40% 8,000 टैक्स गया तो आपकी कमाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 12,000 आफ्टर टैक्स। वही प्रेफरेंस डिविडेंड है, आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में साथ में दे रखा हुआ तो जहां कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड यूज होगा साथ में हम लिखेंगे अपॉन में 1 - t, ताकि उसकी बर्डन को बिफोर टैक्स लाया जा सके। इसी कारण से हमने जो पहले फॉर्मूले किए उसमें ये बात डिस्कस ही नहीं की, ताकि कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। जैसे मैं बताता हूं, मैंने आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बताया। मैंने बताया कि प्रेफरेंस डिविडेंड जब आएगा तो उसको और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसे फॉर्मूला पढ़ाया, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीटी कैसे निकलता है? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाकर, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड दे ही नहीं रखा होगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा हो तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बच्चों, ऐसे बन जाएगा माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे 1 - t, ताकि उसको बिफोर टैक्स लाओ। सिमिलरली डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, मेरे से कोई पूछे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला, तो मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। लेकिन वो तो तब है जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ तो फिर आप कहोगे कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 - t। आपने याद रखना है कि ना तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ना ही ऑपरेटिंग लिवरेज को प्रेफरेंस डिविडेंड अफेक्ट करता है, क्योंकि वो इसको शो ही नहीं करते। लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, लिवरेजेस की बात करें, तो जैसे इंटरेस्ट है वैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, लेकिन उसको हम बिफोर टैक्स लाएंगे। और बिफोर टैक्स लाने के लिए क्या करना है? उस अमाउंट को 1 - t से डिवाइड करना है, ताकि वो बिफोर टैक्स बन जाए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल अच्छे से क्लियर करता हूं, सारी बात बच्चों अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे देखो, बस ये ध्यान रखना कि ये सेल में नहीं बता सकता, अभी क्वेश्चन के थ्रू भी अच्छे से बात सही समझ आ जाएगी। A Limited is formed to produce and sell a single product X, तो एक सिंगल प्रोडक्ट X बनाकर बेचते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 लाख, to be financed by issue of 2,000 ordinary share, 100 each, 1,200 preference share, 100 each, and rest by issue of 15% डिवेंचर, मतलब 1,80,000 के। यूनिट सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्स 50 एंड 30 रिस्पेक्टफुली, मतलब सेलिंग प्राइस 50 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 है। एनुअल फिक्स कॉस्ट 40,000, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40%। तो आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। बच्चों सबसे पहले अगर मुझे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मुझे पता है कि वो सेल में बताता है और इन यूनिट, उसका सीधा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो उससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो हमने किया
क्वेश्चन 33, हमने यहां सबसे पहले लिखा सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 50 माइनस 30 20 रुपए। अगर हम यहां देखें तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है बच्चों वो है 40,000। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा जो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है ना उसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने कर दिया यहाँ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 बच्चों फिक्स कॉस्ट और अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 220, तो 2000 यूनिट्स, मतलब ये यूनिट्स में आ गया और सेल की यूनिट्स बता रहा है कि अगर आप 2000 यूनिट्स बेचेंगे तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा ऑपरेटिंग। अब आ जाओ आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों आपकी पहले नंबर पे ईबीआईटी बताता है, सेल नहीं, इसलिए ये रुपीस में होता है इन ईबीआईटी। ये क्या होता है, इंटरेस्ट, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टी। तो हमने किया, इंटरेस्ट कितना है हमारा, यहां अगर देखें बच्चों तो 15% डिवेंचर है और 1,80,000 के हैं। कैसे देखो, 2 लाख के ऑर्डिनरी शेयर, 120 के प्रेफरेंस शेयर और टोटल 5 लाख रुपीस हैं इनके पास, तो 180 के हो गए डिवेंचर 15% वाले। तो हमने किया 180 का 15% बच्चों, आप कहोगे 27,000, ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों, 1,20,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10% वाले, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स तो आ गया 120 का 10%। 120 का 10% होता है बच्चों 12,000, तो आप इसको ले आएंगे बिफोर टैक्स। तो हमने किया 12,000 अपॉन में 1 माइनस टैक्स का रेट कितने परसेंट दे रखा है 40%, तो ये 20, टोटल बच्चों 27 और 20 47,000। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब ये रुपीस में आएगा हमेशा ही, चाहे कोई भी क्वेश्चन और ये ईबीआईटी शो करता है। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट अगेन यूनिट्स बताएगा बच्चों और सेल बताएगा कि कितने की सेल करो ताकि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। तो क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो हमारा फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको हमें बिफोर टैक्स लाना है तो अपॉन में 1 माइनस टी कर दिया, ये बिफोर टैक्स आ गया, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने एक बार पुट किया, हमारी कितनी है बच्चों फिक्स कॉस्ट, तो हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट 40,000, इंटरेस्ट 27,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000, लेकिन बिफोर टैक्स लाते हैं तो 20,000 बन जाता है वो, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट पर बचत है बच्चों हमें 20 रुपीज, हमने पुट कर दिया, ये बन रहा है 87,000 डिवाइड में 20, 4350 यूनिट्स, ये सेल की यूनिट्स बता रहा है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो ये फॉर्मूले आपको बच्चों याद रखने हैं सिंपल, और इसमें ये चेंज हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस होगा और उसको लेस करने के लिए 1 माइनस टी से उसको डिवाइड करेंगे। अभी क्वेश्चनों में आता रहेगा, हम यूज करते रहेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बच्चों 34 में कहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर AMD लिमिटेड PBDIT, यहाँ डी स्टैंड कर रहा है डेप्रिसिएशन के लिए, किसी ऑथर ने बना रखा है, स्टडी का क्वेश्चन नहीं है। 830 करोड़ डेप्रिसिएशन बच्चों 6 करोड़, इसमें से घटा देंगे EBIT आ जाएगा, टैक्स का रेट पता है, EPS पता है, तो इससे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे आ सकते हो। बुक वैल्यू 30 पर शेयर, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 33 करोड़। अगर आपके पास EPS है और आपके पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं तो बच्चों आप अर्निंग आफ्टर टैक्स पे तो पहुंच ही जाएंगे, और टैक्स का रेट दे रखा है तो अर्निंग बिफोर टैक्स पे भी पहुंच जाएंगे। डी रेशो 1.5:1 है। अब सुनना बच्चों, पहले पूछा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, हम DFL का फॉर्मूला जानते हैं, EBIT वो हमारे पास है। क्वेश्चन आता है EBT कैसे आएगा, तो उसके लिए रिवर्स कैलकुलेशन होगी, पहले EPS से अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, फिर उससे अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, पुट कर देंगे। दूसरा उसने पूछा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट,
अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ये ईबीआईटी को शो करता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो सिर्फ इंटरेस्ट हो गया। तो कैसे होगा ध्यान देना। 34 सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दे रखा है 830 करोड़। इसमें से लेस कर दो आप डेप्रीशिएशन जो कि हमारा है 6 करोड़। तो ये लेस करते ही हमारे पास 824 करोड़ आ गया बच्चों। दैट इज कोड ईबीआईटी। अब ये जो ईबीआईटी आया है ना हमारा, उसको हमने करना क्या है, ईबीटी से डिवाइड करना है ताकि हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आ जाए। तो बच्चों हमने किया, ईबीटी के लिए पहले जाना पड़ेगा। कैसे कर रहा हूं देखना आप। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इन्होंने हमें अर्निंग पर शेयर बता रखा है क्वेश्चन में 4। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 33 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये आ गया 132 करोड़। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई तो अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में 1 माइनस टी, यानी कि 132 करोड़ डिवाइड में 1 माइनस पॉइंट, टैक्स का रेट कितना है 30%, तो बच्चों किया हमने, तो 0.70 से डिवाइड किया तो 132 डिवाइड में 0.70, तो बच्चों ये आ रहा है 188.57, 188.57 करोड़। ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। बस अब तो सिंपल है, आप लिखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मेरे से कोई पूछे कितना, मैं कहूंगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। हमने पुट कर दिया बच्चों 824 करोड़ डिवाइड में 188.57। जब इसको इससे डिवाइड किया तो बच्चों आ रहा है 4.37। दूसरे नंबर पे उसने पूछा है क्या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, तो हम कहेंगे पहले इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा, सुनना, ईबीआईटी में से ईबीटी घटा दो। ईबीआईटी हमारा कितना है 824 करोड़ और ये 188.57 हमने घटा दिया, तो ये बचा हमारा 635.43 करोड़। और यही बच्चों साथ के साथ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसको आप ए बोल दो और इसको बी। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कंप्यूट कर लिया है 635.43 करोड़। यूं करना है बच्चों, अभी बीच में यूज होता रहेगा जो ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट पड़े किसी किसी क्वेश्चन में। कैसे, अभी जैसे देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग डाटा एंड सोल्व द प्रॉब्लम। टोटल सेल गिवन है, सेलिंग प्राइस 25, वेरिएबल कॉस्ट 20, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट पता है, इक्विटी, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर और टैक्स रेट। कहता है हाउ मच कंपनी सेल हैव टू कम डाउन सो दैट अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 0। याद रख लेना बच्चों, अर्निंग बिफोर टैक्स 0 का मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट कवर हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। वो हम यूनिट्स में निकालेंगे, हमने वही फॉर्मूला किया है। और इनकी एक्चुअल में सेल हो रही है 1,50,000 यूनिट्स, तो हमें ये पता लग जाएगा कि सेल को कम होकर कहां तक हो जाए कि हमारा ईबीटी 0 हो जाए। एक तरह से ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सेकंड, जो अभी आपका ईबीआईटी है ना, अगर वो डबल हो जाए तो वो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द न्यू लेवल ऑफ ईबीटी। तो जब आपका ईबीआईटी पहले प्रेजेंट वाला निकाल दो, उसको कर दो डबल, उसमें से इंटरेस्ट घटा दो, ईबीटी आ जाएगा नया। तीसरे नंबर पे व्हाट आर ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लीवरेज। हमेशा कोई भी पार्ट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से अटैच्ड होता है, तो हम वहां पुट करके ऑपरेटिंग और कंबाइंड लीवरेज निकाल लेंगे। इफ एसेट टर्नओवर ऑफ द इंडस्ट्री इज 0.75, डज द फर्म हैव ए हाई और लो डिग्री ऑफ एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स, वो हमारे पास है, अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट कहां से आएंगी, लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन बच्चों पहले हमने एक क्वेश्चन किया है
जिसमें हमने डेट प्लस इक्विटी ऐड कर दिया था, तो हमारी टोटल एसेट आ गई थी। तो सेम यहाँ पर होगा, हम करंट लाइबिलिटीज को नील मानेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड बच्चों इक्वल होती हैं। तो 1 बाय 1 करके पार्ट करते हैं। तो पहले ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए चाहिए क्या क्या? आप कहोगे सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 25 है, वेरिएबल कॉस्ट 20 है, तो 5 रुपए। ये बच्चों हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। आप कहोगे वो तो गिवन है 2,80,000। इसके अलावा इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड तो है ही नहीं। इंटरेस्ट बच्चों 11% ऑफ 10 लाख, तो हमने किया 1,10,000। अब आप निकालो बच्चों ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला बोलना है क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो भी हो जाता, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 280 प्लस 110, 390 हो गया, डिवाइड में 5, 78,000 यूनिट्स। दूसरे नंबर पे इसने पूछा है हमें, इफ द ईबीआईटी डबल व्हाट विल बी द न्यू लेवल ऑफ ईबीटी। तो आप पहले अभी की तो ईबीआईटी निकालो, तभी तो डबल करोगे। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो बच्चों एक यूनिट के ऊपर बचत 5 रुपए है। आप यूनिट बेच रहे हैं 1,50,000 और 5 रुपए एक यूनिट पर बचत है, तो इसका मतलब 7,50,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट के 280 लेस कर दो, तो प्रेजेंट ईबीआईटी आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 750 माइनस 2,80,000, तो ये बच्चों 4,70,000 आया। अब वो कह रहा है कि अगर ईबीआईटी डबल हो जाए तो न्यू ईबीआईटी 2 टाइम्स ऑफ 4,70,000, तो बच्चों ये 9,40,000। इसमें से आप इंटरेस्ट घटा दो, न्यू ईबीटी आ जाएगा 9,40,000 माइनस 1,10,000, तो ये बच्चों 8,30,000 हो गया। ऐसे करना है। उसने हमसे ईबीटी पूछी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने हमसे पूछा है ऑपरेटिंग और कंबाइंड लीवरेज। हमेशा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट के साथ अटैच होती है, तो हमने शुरू वाली इंफॉर्मेशन में लिखा। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं बच्चों। वैसे हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी है, अब सिर्फ ईबीटी निकाल लें तो काम चल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ईबीटी आप कहेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हमने किया, जो ईबीआईटी है वो हमारा 470, जो इंटरेस्ट है वो 110, तो 3,60,000। अब हमने पुट किया पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बच्चों अगर मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं तो हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। हमारा कंट्रीब्यूशन है कितना? 750 और ईबीआईटी 470। इसको इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 1.60। दूसरे नंबर पे बच्चों डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन 750, ईबीटी 3,60,000, तो इसको डिवाइड किया 2.0833 वो आता है, वो हम राउंड ऑफ करके चलते हैं। तो ये बच्चों हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंस कंबाइंड लीवरेज आ गई। इसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एसेट टर्नओवर इंडस्ट्री की 0.75 है, तो हम लिख देते हैं इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर। आपको कंपनी की बतानी है कि कम है या ज्यादा है। तो एक बार आप कंपनी के ऊपर आओ, पहले सारी चीजें निकालो। सेल्स 1,50,000 यूनिट इंटू 25, 37,50,000। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास सेल आ गई, अब टोटल एसेट चाहिए, तो और तो कोई ऑप्शन है नहीं, डेट और इक्विटी को ऐड कर देंगे, वही टोटल एसेट के बराबर माना जाएगा। तो हमने लिख दिया डेट कितने का है हमारा? 10 लाख का,
इक्विटी 20 लाख, दोनों को ऐड कर दो 30 लाख। अब बच्चों पुट कर देते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, तो सेल 37,50,000, टोटल एसेट 30 लाख बच्चों, डिवाइड किया 1.25, जबकि इंडस्ट्री की कितनी है 0.75, तो हम लिखेंगे कंपनीज एसेट टर्नओवर इज मोर देन इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर। जो इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर है ना, उसके कंपेयर में जो कंपनी की है वो ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री की 0.75 है और कंपनी की 1.25 है। अब देखो बच्चों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ हो चुके हैं। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हमें कहता है स्टार इंडस्ट्री लिमिटेड, ए वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म इन प्लास्टिक्स, इज कंसीडरिंग द परचेस ऑफ वन ऑफ टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। The financial manager of the company has developed the following information about the two companies. Both companies have total asset 15 lakh. X लिमिटेड, Y लिमिटेड। अगर हम देखें तो सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ना नीचे इसने डिटेल दे रखी है। क्यों? क्योंकि बाद में जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है। सेलिंग एक्सपेंस ये आपके दे रखे हैं 2,40,000, दोनों के 240 हैं। इसमें कितना फिक्स कितना वेरिएबल इसने नीचे बता रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन और डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो बच्चों ये हमारे फिक्स एक्सपेंस होते हैं, आगे इनके बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो ये दो कंपनियां हैं, स्टार इंडस्ट्री उनमें से कोई एक कंपनी परचेज करना चाहती है। तो अब आपसे कहता क्या है सुनना। हमें कहता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल है कि उसमें वेरिएबल कितना है, फिक्स। प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनी एज्यूमिंग डेट सेल जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई। बच्चों जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो सेल के प्रोपोर्शन में चलती है। अगर सेल 20% बढ़ी तो समझो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% बढ़ेगी, जबकि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, उसका सेल के बढ़ने से कोई लिंक नहीं है। द टोटल फिक्स कॉस्ट are likely to remain unchanged and variable costs are a linear function of sale. Presume that 62.5% of selling expenses of both company vary with sale and remaining remains fixed. Selling expenses का 62.5% portion variable है और बाकी fixed है। आपसे कहता है calculate the degree of operating leverage at current level of sales। तो पहले तो आप अपना ये बना लो और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाकर बता दो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज करंट लेवल ऑफ सेल्स पे बता दो। और अगर स्टार इंडस्ट्री लिमिटेड विशेष टू बाय ए कंपनी विच हैज ए लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसकी ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो, तो कहता है विच कंपनी वुड बी परचेज बाय इट। तो दोनों की DOL निकाल लेंगे, एक्स लिमिटेड की, वाई लिमिटेड की। वैसे तो आप ये समझो कि जो हमारी DOL आई हुई है ये सेकेंड पार्ट में हमने निकाल ली है, तो उसी के बेसिस पर डिसीजन लेना है। और DOL जिसकी कम होगी उसी में लो बिजनेस रिस्क है। और स्टार इंडस्ट्री लिमिटेड अगर लो डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क वाली फर्म को परचेज करना चाहती है, तो जिसकी DOL कम है उसको परचेज कर लेना चाहिए। एक बार करके दिखाता हूँ, सारी बात समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना। जानबूझकर सेल को कहा है कि अगर वो 20% से बढ़ जाए, कि बच्चे को पहले वैसे ही समझ आना मुश्किल है और इन चीजों के साथ और मुश्किल हो जाएगा। तो हमने बना दी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स। दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, तो हम दो कॉलम बना देंगे, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। बच्चों हमने शुरू किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्स बच्चों 20%, 36 लाख। आप लिख भी सकते हो विथ 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज के साथ। तो हम यहाँ बात करें ना बच्चों, तो 30 लाख का ये कर दिया। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 20% बढ़ेगी, तो उसमें आएगा क्या क्या वो चेक करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी ना इसने नीचे डिटेल दे रखी है कि उसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स। देखो ये रहा वेरिएबल, इसमें 9 लाख। आप उसमें 20% बढ़ा दो बच्चों,
9 लाख का 20% होता है 180, तो मतलब हम कहेंगे 10,80,000। जो फिक्स वाला है वो बाद में आएगा, पहले कंट्रीब्यूशन तो आ ले। दूसरे में वेरिएबल कॉस्ट 18 लाख है, हमने 20% बढ़ाई 360, तो टोटल हो गई 21,60,000। एक तो ये हो गई। इसके अलावा जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, उसमें यूं कह रखा है 62.5% वेरिएबल है। अगर मुझे सेलिंग एक्सपेंस दे दिए जाएं 2,40,000, तो मैंने किया उसका 62.5%। बच्चों ये 1,50,000 आता है, तो हमने 1,50,000 में 20% ऐड कर दिए, तो 180। बस बच्चों ये एक बार लेस कर दो, ये आ गया कंट्रीब्यूशन 23,40,000। और यहां अगर मैं बात करूं तो 12,60,000। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें बता रखा है कितनी फिक्स कॉस्ट है। ये रहा बच्चों, अगर डिटेल में जाएं तो 1350, 450, तो लिख देंगे। जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना बच्चों, उसका 37.5% फिक्स है, तो हमने किया 90,000, 2,40,000 का, क्योंकि वैसे भी उसमें से 150 अगर वेरिएबल थे तो 90 ही तो फिक्स होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 90 और 150, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 90,000 और 1,50,000। इसके अलावा बच्चों डेप्रीशिएशन, वो तो हमें क्लियर ही पता है कि जो डेप्रीशिएशन होता है वो हमारा एक फिक्स खर्चा होता है, वो हमें दे रखा है 120 और 90,000। बस बच्चों ये आप एक बार घटा दो तो आपके पास आ जाएगा EBIT। आगे कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हम EBIT तक ही रोक देंगे अपने आप को। तो हमने किया कैलकुलेट EBIT। इसमें से बच्चों इसको घटाओ, ये मैंने पहले केस में लेस किया 6,90,000, और दूसरे केस में अगर मैं लेस कर रहा हूं तो ये मेरा आ रहा है 4,80,000। ये आ गया EBIT। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए कही थी, बना दी। इसे आगे क्यों नहीं प्रोसीड कर रहा मुझे पता ही नहीं, इनके ऊपर कोई डेट है या नहीं है, कोई टैक्स नहीं पता तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसने बच्चों हमसे दूसरे पार्ट में पता क्या कहा है, कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बता दो। वो इन्फॉर्मेशन तो ओरिजिनल पार्ट से अटैच हो गई। अब ओरिजिनल पार्ट से अटैच होने का मतलब समझते हो कि करंट लेवल ऑफ सेल पे आपको दोबारा इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। हम कैसे करंट लेवल ऑफ सेल पे कैलकुलेट करें? तो क्वेश्चन बड़ा करने का तरीका है, पता ही नहीं लगेगा। बच्चा तो 20% एक्स्ट्रा वाले पे निकाल देगा, लेकिन पार्ट तो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पार्ट का लिंक सीधा, और लिख भी रखा है करंट लेवल ऑफ सेल्स। तो हम बच्चों करंट लेवल ऑफ सेल पे आ जाते हैं, जो ये दे रखी है 30 लाख 30 लाख। तो हमने दोबारा बनाई इनकम स्टेटमेंट। सेल्स 30 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो उसमें अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर मैं यहां बात करूं तो पहले केस में 9 लाख और दूसरे केस में 18 लाख। ये हो गई सेलिंग एक्सपेंसेस। बच्चों 2,40,000 का 62.5% करते हैं तो 1,50,000। ये एक बार आप घटा दो 30 लाख में से, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। यहां बात करूं तो 19,50,000 और यहां बात करूं तो 10,50,000। हम बच्चों आगे कैसे करेंगे ध्यान देना, इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। तो जो जो दे रखी है वो लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देखो बच्चों फिक्स कितना है हमारा, इन्होंने हमें दे रखा है, और यहाँ पर कितना है हमारा 4,50,000।
सेलिंग एक्सपेंस 2,40,000 है, उसमें से अगर 150 हमारा वेरिएबल है तो 90,000 क्या हो गया, फिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो हमें बच्चों दे रखे हैं 90,000 और 1,50,000। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेप्रीशिएशन 1,20,000 और 90,000। बस बच्चों अब आप ये लेस कर दो, हमारे पास आ जाएगा EBIT। हम ना डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन को EBIT से, ताकि हमारा क्या कैलकुलेट हो जाए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो हमने ये लेस किया बच्चों, ये हमारा आ रहा है 3 लाख, 2,70,000। बस अब आप इसको डिवाइड करो, 1950 को 3 लाख से किया तो 6.5 और 10,50,000 को 2,70,000 से डिवाइड किया तो 3.89। अब मेरे से कोई पूछे कि कौन सी, अगर मेरे को लो डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क वाली फॉर्म परचेज करनी है तो मैं कहूंगा स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड मस्ट परचेज। किसको परचेज करना चाहिए, जिसका DOL कम है, मतलब वाई लिमिटेड। स्टार इंडस्ट्री लिमिटेड मस्ट परचेज वाई लिमिटेड बिकॉज इट्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेस देन एक्स लिमिटेड। ये हो गया बच्चों, ऐसे करके कमेंट हो जाएगा। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, ध्यान से समझना किस तरह से इन्होंने कंसीडर करवाया है। हमें कहता है द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कंपनी इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट गिवन है। अगर मैं देखूं तो ये कहता है कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, इट्स फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,50,000 एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 50%। सबसे पहले देखो बच्चों, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखी है, टोटल एसेट पता है तो समझो सेल आ गई, वेरिएबल कॉस्ट उसका 50% है, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट घटाते ही EBIT पर आ गए, डेट पता है, इंटरेस्ट घटाते ही हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, EBT पर। फिर आप हमारे से डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस निकलवा सकते हो। ये तो फर्स्ट पार्ट कुछ रहा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब सेकंड पार्ट बच्चों हमारे लिए नया है, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT इफ EPS इज, अगर EPS वो 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं या 0, तो आप ये बताओ कि EBIT क्या होनी चाहिए। तो अभी बता देंगे बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो करेंगे। हमने शुरुआत की बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल निकालने के लिए नोट पे आ जाते हैं, उसकी हेल्प से सेल निकालेंगे। बच्चों ऐसे लिखा है इन्होंने कि जो एसेट टर्नओवर रेशो है ना वो 3 है और टोटल एसेट 3 लाख है, तो हमने पुट कर दिया टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स। अगर आपकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो इन्होंने 3 दे रखी है और जो नेट सेल है वो निकालनी है क्योंकि उसको चाहिए, और 3 लाख रुपीस टोटल एसेट, तो हमारी नेट सेल्स हो गई बच्चों 9 लाख। हमने इसको यहां पुट कर दिया। अब इसमें से घटा देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट 50% है, हमने 9 लाख का 50% किया, 4,50,000 घटा दो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गई कंट्रीब्यूशन 4,50,000। इसके बाद इसमें से लेस करो आप फिक्स कॉस्ट, गिवन है बच्चों हमें 1,50,000, तो ये आ गया हमारा 3 लाख। ये है बच्चों EBIT। इसमें से लेस कर दो आप इंटरेस्ट, इनके 10% डेट हैं 1,20,000 वाले, तो आप करोगे 12,000,
तो ये आपका 2,88,000 ये ईबीटी है। अब आपको कंप्यूट क्या करना है, तीनों लीवरेजेस हमने यही निकाल दी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। आप पुट करो 450 डिवाइड में 3 लाख, तो हम कहेंगे ये तो 1.5 यही है बच्चों। सेकंड नंबर पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, अभी तक प्रेफरेंस डिविडेंड लीवरेजेस निकालती बार आया नहीं है, लेकिन बाद में आएगा। ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी है 3 लाख और ईबीटी है 2,88,000, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1.04। अब आए हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज पे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, कंट्रीब्यूशन 450, ईबीटी 2,88,000। हमने किया इसको डिवाइड तो ये आ रहा है 1.56। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे से कहा है कि आप ना ईबीआईटी बताओ क्या होना चाहिए अगर ईपीएस 1 चाहिए। एक चीज समझना बच्चों, अगर मुझे कोई कहे ना ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं कहूंगा सिंपल सी बात है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसको बच्चों एक बार मैं एन से शो करूंगा, ठीक है, कन्वीनियंट के लिए। क्या मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स को लिख सकता हूं अर्निंग बिफोर टैक्स 1 माइनस टी, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या मैं ईबीडी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं, साथ में 1 माइनस टी अपॉन में एन इक्वल टू ईपीएस। एक बात सुनना बच्चों मेरी, अगर ये ईपीएस का फॉर्मूला है, आप मुझे ईपीएस बता दें, इंटरेस्ट मुझे पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, टैक्स का रेट पता है, तो क्या मैं ईबीआईटी नहीं कैलकुलेट कर सकता? तो मैं कर सकता हूं ईबीआईटी कैलकुलेट। तो एक बार देखो कैसे ईबीआईटी हमारा कैलकुलेट होगा उस केस में। ईपीएस है हमारा 1 रुपया, ईबीआईटी हमें निकालना है इंटरेस्ट। अगर मैं यहां देखो इंटरेस्ट का, तो 1,20,000 का 10% बच्चों 12,000, टैक्स का रेट हमें 50% दे रखा है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये रहे बच्चों 90,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 9,000 शेयर्स हो गए। मतलब उसने क्वेश्चन में ईबीआईटी पूछा है और ये बता दिया। अभी मैं प्रूव भी कराऊंगा कि उस जगह पर क्या वाकई में ही ईपीएस 1 आता है। तो आप देखना एक बार यहां मल्टीप्लाई किया 9,000 इंटू 1 9,000। अब क्या है कि ये 0.50 से इसको डिवाइड कर दो, तो 9,000 को मैंने डिवाइड किया 0.50 से, तो ये आपका 18,000 हो गया, और ईबीआईटी 18,000 माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, तो 30,000। ये बच्चों एक बार चेक करते हैं कि क्या वाकई में ही उस पे ईपीएस हमारा 1 आएगा। देखो अगर आपका ईबीआईटी 30,000 हो तो ये 12,000 गया इंटरेस्ट 18, टैक्स का रेट 50% 9, तो 9,000 ही शेयर्स हैं, तो 1 रुपया ही तो आएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला अपना काम करता है। और आपको ये याद रख लेना है कि इस तरह से फॉर्मूले में पुट किया जाएगा। ईबीआईटी का हम इसके साथ ऐसे कोई फॉर्मूला बनाएंगे नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो जाता है, वो अभी आगे आएगी बात। एक बार देखो बच्चों इसी का, ये तो था जब ईपीएस क्या है 1। अगर ईपीएस हमारा 2 रुपए हो तो ईबीआईटी बताओ। अगर ये 2 है बच्चों, माइनस 12,000, 1 माइनस 0.50 और 9,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 18,000, ईबीआईटी माइनस 12,000, 0.50 से इसको डिवाइड किया 36,000 आ गया, ईबीआईटी माइनस 12,000,
36 में 12 ऐड कर दिए तो ईबीटी आ गया, ईबीआईटी आ गया बच्चों 48,000। सेकेंड आंसर बच्चों हमारा। और अगर वो कहता है कि ईबीआईटी बताओ अगर ईपीएस 0 हो तो बच्चों आप 0 पुट कर दो। सी, अगर ये 0 हो, ईबीआईटी माइनस 12,000, 1 माइनस 0.50 अपॉन में 9,000। बच्चों पहले ये भी 0 हो गया और ये बाय में 0.50 आएगा, वो भी इसको 0 ही रहने देगा। तो मैं कहूँगा उस केस में ईबीआईटी सिर्फ आपके इंटरेस्ट के बराबर हो जाए, इसलिए तो उसको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो वहां पर ईपीएस आपका 0 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। हम अभी लिवरेजेस बार बार कंप्यूट कर रहे हैं, साथ में इसने क्या किया है, हमारे को ये पूछता है कि ईबीआईटी बता दो अगर ईपीएस, जैसे ये सिचुएशन वाइज दे रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी दिया है इसने हमें। तो एक बार करते हैं क्वेश्चन को। जेड लिमिटेड इज कंसीडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट costing 80 lakh. Expected annual sale revenue from the project is 90 lakh and its variable cost 60% of sale. Expected annual fixed cost other than interest 10 lakh. Corporate tax rate 30%. Company want to arrange the fund through issuing 4 lakh equity share 10 each, 12% डिवेंचर of 40 lakh. अब बच्चों इसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब आपको क्वेश्चन में सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, आप इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है, आपसे पूछा है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज निकालनी है ईपीएस, तो बच्चों निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 4, 2 और 0। तो एक बार बच्चों मैं करता हूं, ध्यान से समझना, हमारे 37 क्वेश्चन की तरह है जो हमने किया है, तो कर रहा हूं बच्चों। बच्चों फर्स्ट पार्ट आपका काम है इनकम स्टेटमेंट बनाना, जिसके थ्रू हमें सब पता लग जाएगा, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल और ईपीएस। तो हमने जस्ट इनकम स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को लिखा। हमें बच्चों सेल्स दे रखी है, अगर हम देखें तो 90 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 60%, हमने किया 54 लाख, इसमें से घटा दो, कंट्रीब्यूशन आ गया 36 लाख, इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमें बच्चों दे रखी है 10 लाख। तो ये लेस करने के बाद आ गया ईबीआईटी 26 लाख। अब देखो बच्चों इंटरेस्ट लेस करते हैं, कितने का डेट है हमारा, अगर देखें तो 12% वाला 40 लाख का, 40 लाख का 12% बच्चों 4,80,000 होता है, कर देंगे लेस। इंटरेस्ट 40 लाख का 12%, इसमें से बच्चों घटा दो, तो ये बच गया हमारा ईबीटी 21,20,000। इसमें से टैक्स लेस कर देंगे, कितने परसेंट है, 30%, 6,36,000। तो बच्चों ये घटाने के बाद बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स 14,84,000। अब आप इसी के नीचे निकाल लो, डीओएल, डीएफएल यही कैलकुलेट हो जाएंगे बच्चों। डीओएल आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। एक बार देखो बच्चों कंट्रीब्यूशन 36 लाख अपॉन में 26 लाख, तो हमने किया डिवाइड। ये जब मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों आ रहा है 1.38। उसके बाद हमने लिखा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, यानी कि 26 लाख अपॉन में 21,20,000। तो हमने किया डिवाइड, तो ये बच्चों डिवाइड करके आ रहा है 1.23। इसके बाद है हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन में हमने ईबीटी, कंट्रीब्यूशन को ईबीटी से डिवाइड किया। ये बच्चों कंट्रीब्यूशन है 36 लाख अपॉन में 21,20,000। तो ये डिवाइड करने के बाद आया बच्चों 1.70। ये हमने राउंड ऑफ करके लिखे हैं।
और इसके बाद पूछा है ईपीएस, फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो भी लेस होता, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये होता है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। तो अगर मैं देखूं तो 14,84,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बच्चों, इन्होंने ना क्वेश्चन में आपको ऐसे बता रखा है कि 4 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक, तो 4 लाख, तो इसको 4 लाख से किया डिवाइड, ये हमारा आ रहा है 3.71। हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट पे आएंगे, फर्स्ट पार्ट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, फिर कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ना आपको 3 केसेस दिए हैं। पहले ना आप अपने पास फॉर्मूला लिख कर रख लो, अर्निंग पर शेयर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 1 माइनस टी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस फॉर्मूले में हमें पुट करना होगा ईबीआईटी निकालने के लिए। तो पहली सिचुएशन, इफ ईपीएस इज इक्वल टू 4, अगर ईपीएस 4 है तो ईबीआईटी बताओ, तो हम कहेंगे ये 4, ईबीआईटी निकालना है। इंटरेस्ट हमने अभी किया था 4,80,000, टैक्स का रेट बच्चों 30%, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये 4 लाख। आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 लाख इंटू 4 16 लाख, ईबीआईटी माइनस 4,80,000 इंटू 0.70, आप इसको 0.70 से करो डिवाइड, ईबीआईटी माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 16 लाख अपॉन में 0.70। तो जब इसको डिवाइड किया बच्चों 16 लाख को 0.70 से, तो ये हमारा आ गया 22,85,714। अब ये 480 इसमें ऐड कर दो तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 27,65,704, ये पहला हो गया केस ईबीआईटी। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। वो कहता है कि अगर ईपीएस 2 रुपए हो तो बताओ ईबीआईटी क्या होगा। तो बताते हैं, इफ ईपीएस इक्वल टू 2, तो बच्चों 2 पुट कर दो। हमने क्या किया यहाँ, ये फॉर्मूले में 2 पुट किया और बाकी सारी फिगर तो वैसे की वैसे, 4 लाख इंटू 2 8 लाख, ईबीआईटी माइनस 4,80,000 इंटू 0.70, तो इसको 0.70 से किया डिवाइड। तो बच्चों इसको 0.70 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 11,42,857, और इसमें डिवाइड करने के बाद 480 ऐड कर दो, तो ये बच्चों आ रहा है 16,22,857। ये सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस है कि अगर ईपीएस 0 हो, इफ ईपीएस इज इक्वल टू 0, तो पुट करो 0, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वो हमारा बच्चों 4,80,000 है, 1 माइनस 0.30 अपॉन में 4 लाख, ये हमने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0, बाय में करेंगे वो भी 0, तो आपका एक तरह से ईबीआईटी जब इंटरेस्ट के बराबर होगा तो वो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट के बराबर कमा रहे होंगे, तो वो आपका ईबीआईटी चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ना ईबीआईटी में बताता है, सेल्स में नहीं। तो ये है, ये हो गया बच्चों हमारा 38 क्वेश्चन। अब देखो एक बार बच्चों 39 क्वेश्चन कैसे दे रखा है क्वेश्चन, ध्यान देना। एबीसी लिमिटेड हैज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट 10%, यहाँ जो डेट है वो 10% है उसकी कॉस्ट, टैक्स का रेट 40%, ये आपका एक तरह से इंटरेस्ट का रेट है 10%। कहता है फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, जिसको आप कहेंगे डेट इक्विटी रेशो ऑफ द कंपनी इज 0.60। डेट इक्विटी रेशो का मतलब है बच्चों डेट अपॉन इक्विटी, वो 0.60 दे रखी है। आप यूं भी कह सकते हो कि डेट इक्विटी का 0.60 है,
कहते हैं कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पैसे लगा रखे हैं वहां से अगर हम 20% कमा रहे हैं तो आप ROE बता दो। अब देखो बच्चों, हम लोग कैसे करने वाले हैं, हमें कोई तो फिगर बताता तो हम लोग क्या मानेंगे, इक्विटी को 100 मानेंगे। इक्विटी 100 होगा तो डेट 60 करेंगे, उसका 0.60 100 का तो 60 हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 160 हो जाएगी। ROI का बच्चों फॉर्मूला बताता हूं मैं। मुझसे कोई पूछे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है तो मैं कहूंगा ROI, ये भी बच्चों रेशो में आएगा। EBIT आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 लिखते हैं। तो बस इसी के थ्रू हमारा सब कंप्यूट होगा। हमने लिखा बच्चों सबसे पहले लेट इक्विटी 100, तो डेट कितना होगा 0.60 ऑफ 100 60, और कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी यानी कि 60 प्लस 100 160। ठीक है, अब मैं यूं बताना चाहता हूं आपको बच्चों, ROI दे रखी है 20%, मतलब जहां आप पैसा लगा रहे हैं वहां से 20% आपकी कमाई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 20% EBIT निकाल दो। अगर 160 कैपिटल एम्प्लॉयड हो उसके अकॉर्डिंग तो आप कहोगे EBIT, तो इस अकॉर्डिंग 32 हो गई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपका EBIT 32 है, 100 इक्विटी है, 60 का डेट है, इनकम स्टेटमेंट आपसे ROE पूछा है ना, उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में इक्विटी इंटू 100 परसेंटेज के लिए। इक्विटी 100 की है, ये कंफर्म है, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखा EBIT। EBIT बच्चों 32 है, अभी निकाला है, लेस इंटरेस्ट 10% है। अगर हम यहाँ देखें तो डेट 60 का है जो हमने क्वेश्चन में फिगर से किया है, और उसके ऊपर कोस्ट क्या पड़ रही है 10%, मतलब इंटरेस्ट। तो अगर 10% है इंटरेस्ट और डेट आपका कंफर्म है 60 का है, तो कितना इंटरेस्ट चला जाएगा, तो हम कहेंगे 10% ऑफ 60, 6, ये घटा दो तो आपके पास EBT आ गया 26। टैक्स का रेट कितना है 40%, घटाओ बच्चों 10.40, ये घटाने के बाद आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 15.60। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है इसकी हेल्प से ROE निकल आएगा। इक्विटी 100 है, तो अब आप जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या होता है फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में इक्विटी इंटू 100, तो 15.60 अपॉन में 100 इंटू 100, तो ये 15.6% हो गया। ये बच्चों ROE आ गई। ऐसे करना है। देखो ना कितना छोटा सा क्वेश्चन बना रखा था और हमें कितना बड़ा करके करना पड़ा, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स पे पहुंचना है। वो लाएं कहां से, कोई फिगर दे तो ना, सेल वेरिएबल कॉस्ट कुछ तो बताए, कुछ भी नहीं बता रखा, बस ये बता दिया ROI। ROI बच्चों डिटेल करेंगे रेशो के चैप्टर में, जैसे बीच में एसेट टर्नओवर रेशो आया, हमने डिटेल नहीं किया, यहाँ डेट इक्विटी रेशो आया, हमने डिटेल नहीं किया। रेशो में बच्चों हम लोग ये डिटेल करते हैं, तो वहां आपको रेशो के फॉर्मूले की वजह समझ आ जाएगी कि ये क्यों बना हुआ है। यहाँ तो सिर्फ अप्लाई किया। अब एक बार बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 40, जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद ए सेलिंग प्राइस 100। तो यहां अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस बच्चों 100 रुपए है। फिर कहता है फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू 2 लाख, 5000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड ईच ईयर, एनुअल प्रॉफिट 50,000। अभी बच्चों मैं कंप्यूट कर सकता हूं, देखो 5000 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से सेल हो गई 5 लाख, उसमें से अगर 50,000 प्रॉफिट है तो 450 आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, उसमें से 2 लाख अगर फिक्स कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना बच्चों 250, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। अगर ये 5000 यूनिट पर है तो 50 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कहता है कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस एसेट, ये ऑल इक्विटी का मतलब इनके ऊपर कोई डेट नहीं है, ये बताना चाहता है।
The company proposes to change its production process, adding 4 lakh rupees to investment by issuing. ये लोग ना अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करने की सोच रहे हैं, मतलब एक तरह से एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं। 4 लाख रुपए और रेज कर रहे हैं डेट के थ्रू, और 50,000 फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट कह रहे हैं कि वो आएगी, हमारी ऐड होगी उसमें जितनी पहले इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 2 लाख, तो अब 250 हो जाएगी। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए प्रपोजल, अगर ये एक्सपेंशन करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट से कम हो जाएगी। अभी वेरिएबल कॉस्ट पता है कितनी है 250, 5000 यूनिट पर तो 50 रुपए पर यूनिट। तो इनको एक्सपेंशन का फायदा हो रहा है, वो कम हो जाएगी ज्यादा यूनिट बनने से। आउटपुट जो है वो 2000 यूनिट से बढ़ेगी। अगर पहले देखें तो कितनी यूनिट बिक रही है 5, तो अब 7। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले 100 रुपए है, तो अब वो 95 हो जाएगा। Assuming a rate of interest on debt is 10%, examine the above proposal and advise whether or not company should make change, ignore taxation, also measure the degree of operating leverage, overall break even point। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। अब सबसे पहले अगर मैं देखूं बच्चों, तो इसने ये तो बताया नहीं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज प्रेजेंट और ये जो एक्सपेंशन है किस वे में निकालनी है। तो हम बच्चों दोनों केस में निकाल देंगे कि बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब प्रेजेंट और प्रपोज कह सकते हो। सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं पूछा, वो भी दोनों में निकाल देंगे। तो हमारा काम है सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना, तो बनाते हमने किया यहाँ पर बच्चों। प्रेजेंट का मतलब जो बिना एक्सपेंशन के अभी है सिचुएशन, और अगर आप प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर देते हो तो हमने यहाँ लिख दिया प्रेजेंट और प्रपोज्ड। दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों, अभी आप 5000 यूनिट बेच रहे हो, अगर आपने एक्सपेंशन की तो सेल 2000 यूनिट से बढ़ जाएगी। सेलिंग प्राइस अगर हम देखें बच्चों, तो इन्होंने हमें दे रखा है 100 रुपए पर यूनिट, तो यहां किया हमने 5000 इंटू 100, और यहां अगर देखें तो 95 रुपीज पर यूनिट, 6,65,000। इसमें से घटा देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो पहले 50 रुपए पर यूनिट है, अब वो 40 हो जाएगी, वो कह रहा है 10 रुपए से कम हो जाएगी। तो हमने किया बच्चों, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। पहले केस में 250 और दूसरे केस में 3,85,000। इसके बाद बच्चों इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। पहले ना हमारी फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, लेकिन अब एक्सपेंशन हो गया तो वो बढ़कर 50 से 250 हो जाएगी। यहाँ 2 लाख है, यहाँ 250। तो अब आप कंप्यूट करो। सबसे पहले EBIT आ गया, आपका DOL पूछा है तो बता देते हैं। तो हमने लिखा पहले केस में 250 डिवाइड में 50 5 बच्चों, और यहाँ पर 3,85,000 अपॉन में 1,35,000। तो भले ही फिक्स कॉस्ट बढ़ी हो, सेल के साथ आपके ऊपर बर्डन कम हो जाती है, क्योंकि आपकी सेल बढ़ गई ना, तो ये रह गई 2.85। अब बच्चों उसने ना आपसे पूछा है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। हमने ना फॉर्मूला पढ़ा था, पहले प्रेजेंट के केस में निकाल लेते हैं और फिर प्रपोज में। तो प्रेजेंट ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट 100 रुपए की बेच रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट 50 है, तो 50 रुपए। फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट में 2 लाख है, ये रही। और जो इंटरेस्ट है बच्चों वो उसने अभी 0 दे रखा है, एक्सपेंशन के बाद वो बढ़ेगा। तो अब आप पुट कर दो सिर्फ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में। तो हमने किया ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, वो है ही नहीं, पहले तो कोई डेट ही नहीं है ना इनके ऊपर, कोई इक्विटी, सारी इक्विटी बेस्ड है, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप 2 लाख रुपए को 50 से डिवाइड कर दो, तो पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट पर आ जाता है 4000 यूनिट पर। अब प्रपोज पे आओ, वहां फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट भी है। तो प्रपोज में अगर मैं चलूं
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 95 हो गया है और वेरिएबल कॉस्ट 40, तो मतलब 55 रुपए एक यूनिट पर बचत होगी। फिक्स कॉस्ट 50,000 से बढ़ गई है। और जो इंटरेस्ट है, कितने का डेट लिया है आपने? 4 लाख का। और कितने परसेंट वाला डेट लिया है बच्चों? 10% वाला। तो 4 लाख का 10% करो, 10% ऑफ 4 लाख, 40,000। अब जस्ट बच्चों आप ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में पुट कर दो। आपको सिर्फ ये निकालने थे और कुछ भी नहीं करना था, ना कोई कमेंट ना कुछ। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड होता ना, तो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टी अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने लिखा फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है बच्चों? 250, इंटरेस्ट 40,000, एक यूनिट पर बचत 55। तो ये जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं तो 5273 ये यूनिट्स आ गई। ऐसे करना है बच्चों, जो क्वेश्चन में कह रहा है ना वो निकाल रहा हूं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है वैसे करना है। एक बार आराम से देख लो, क्योंकि अभी जैसे 41 करेंगे ना, इसमें एक एक फॉर्मूला और कराना है, तो पहले आप यहां तक देख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ो। अब बच्चों मुझे ना लिवरेजेस का एक एक फॉर्मूला और बताना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एक एक फॉर्मूला मैं शुरू में करा रहा हूं, एक एक फॉर्मूला और है, तो वो क्या है वो समझना। एक चीज देखना बच्चों, नॉर्मली अगर आपकी फिक्स कॉस्ट यहां तो बढ़ रही है ना, वैसे चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, तो जितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज होता है ना, उतना ही अमाउंट ईबीआईटी में इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर मान लो बच्चों ये 2 लाख हो तो ये 185, तो यहां से यहां अगर ये एक 35 बढ़ा है तो ये भी एक 35 ही इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मेरे से कोई कहे कि अमाउंट में तो ठीक है, परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, तो मैं कहूंगा यहाँ एक 35 2.5 लाख पे बढ़ा है। क्योंकि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा करते थे, याद करो बच्चों, +2 के अंदर तो ऐसे लिखते थे प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहां लिखा करते थे एब्सोल्यूट चेंज B - A = C। फोर्थ केस में लिखा करते थे C अपॉन में A × 100 = D। ये जो D है ये कैसे निकाला है? B में से A घटाकर C आ गया, फिर C को A से डिवाइड किया, बेस से। तो अगर ये बेस अलग होगा, जैसे मान लो आपका यहां 20,000 से 30 हुआ, इसी में से मैं अगर ये मान लेता हूं मेरा कंट्रीब्यूशन है, इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट घटाई, एक बार मान रहा हूं फिक्स कॉस्ट 15,000 है, तो ये आपका 5,000 ईबीआईटी और यहां पर ईबीआईटी 15,000। अब दोनों में इंक्रीज बराबर है, लेकिन परसेंटेज में देखना, यहां पर 10,000 इंक्रीज हुआ 20 पर, तो आप कहोगे 10,000 डिवाइड में 20,000 × 100 50%। यहां 10,000 इंक्रीज हुआ 5,000 पे, तो उसके गया 200%। आप कहोगे फिगर बराबर, बेस चेंज होने से इतना चेंज। हाँ बच्चों, तो इसी से मेरे को अपना फॉर्मूला भी समझाना है, वो ध्यान से समझना कैसे होता है, सारी बात क्लियर कर दूंगा। पहला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फॉर्मूला हमने बच्चों कर रखा है, क्या पढ़ रखा है ध्यान देना। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। यहां फॉर्मूला क्या है वो समझना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बच्चों आपने याद रखना है कि यहाँ रिवर्स हो जाता है, लेकिन आपका आंसर वही आएगा, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज होता है उतना ही सेल्स में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स 100 है, 10% बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगी, तो कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ेगा। तो आपका नीचे आना तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन इन्होंने फॉर्मूला ये डेवलप कर रखा है, कंट्रीब्यूशन की जगह अगर आप सेल लिख देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज तो वही रहेगा, जितना कंट्रीब्यूशन में उतना सेल्स में। तो ये बच्चों एक बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। अब मैं प्रूव कराता हूं इसको कि कैसे है। देखो यहां बच्चों एक ध्यान देना, अगर मैं यहां डीओएल निकालूं, डीओएल तो कितना होगा? 20,000 डिवाइड बाय 5,000 4। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपकी सेल जितने भी परसेंट बढ़ेगी, डीओएल कहता है कि डीओएल से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पर डीओएल कितना आ रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में 4,
इसको मैं यहाँ रख दूं तो मैं कहता हूं कि सेल में जितना चेंज आएगा ईबीआईटी में से उससे 4 गुना चेंज आएगा, क्योंकि ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये रिलेशन बन रहा है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि सेल जो है वो हमारी 50% इंक्रीज हुई है बच्चों, तो उसका 4 गुना करो आप, तो आप कहेंगे अगर सेल 50% बढ़ी है, नीचे हमने वो लिखा इंटू 4, तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंट बढ़ेगा, 200%। वो उसने हमें सीधा बता दिया, फॉर्मूला बना दिया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। फॉर्मूला अपना वर्क करता है, किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देख सकते हैं, बशर्ते फिक्स कॉस्ट वही की वही हो। ये ना हो ना फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें इंक्रीज थोड़ा होता है नॉर्मल। तो ये बच्चों फॉर्मूला एक और याद रखना है, क्या, डीओएल का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। अभी प्रूव करा दूंगा मैं, लेकिन पहले अलग क्वेश्चन होंगे तो वो करेंगे। सेकंड नंबर पे बच्चों, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एक बार मैं इंटरेस्ट को एक बार बच्चों में फाइनेंशियल डिविडेंड को इग्नोर कर रहा हूं, वो हो भी सही तो फॉर्मूला तो वैसे ही बनना, लेकिन फिर भी ये मेरे से कोई पूछे कि क्या कुछ और करके भी लिख सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ, डीएफएल का लिखो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब बच्चों जितना ईबीटी में चेंज होता है ना, उतना ही ईएटी में चेंज होता है और इतना ही ईपीएस में चेंज होता है। तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब तीसरे नंबर पे बच्चों कंबाइंड लिवरेज। मैंने बोला है मैं अभी प्रूव कराऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, फिगर के थ्रू तो आसानी से समझ आ जाएगा ना बच्चों कि ये कैसे फॉर्मूला काम करता है। फेमिलियर तो ऊपर वाले फॉर्मूले ही हैं, ये उनके बाएं चांस लग गए तो उन्होंने देखा कि ये भी आंसर देते हैं। क्योंकि आप मेरे से कहते हो कि अगर सेल 20,000 बढ़े या 10% से बढ़े तो बता सकते हो ईपीएस कितना बढ़ेगा, तो बच्चों बता सकते हैं हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, एक्चुअल में आप समझो बच्चों, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब मैं करूंगा तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये डीसीएल का है। अभी आपको प्रूव कराता हूं बच्चों, इसका यूज क्या होगा। ये ना हमें कहेगा सेल मेरी 10% बढ़ी है, तो ये बता दो कि ईपीएस में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, तो हम वो डीसीएल वाले फॉर्मूले को पुट करके लगा देंगे। मतलब आप नॉर्मल वे में समझना, एक बार आप पहले फॉर्मूले देख लो बच्चों। हम ना अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, उसके थ्रू चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूले काम करते हैं और फिर अप्लाई करना सीख जाएंगे। अभी तो बार बार बोलेंगे, शुरू में तो वो भी मुश्किल लगते हैं जो पहले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। देखो बच्चों, हमने ना यहाँ अपनी तरफ से माना सेल ना 10 लाख रुपीस है। फिगर ऐसे लेने पड़ते हैं कि जिससे आसानी हो। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मान रहा हूं बच्चों 60%, तो हमने 60% किया तो 6 लाख। 10 लाख में से 6 लाख गए तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख। ये कंट्रीब्यूशन 4 लाख हो गया, इसमें से लेस कर दी फिक्स कॉस्ट। एक बार हमने अपनी तरफ से मानी 2 लाख, तो अगर ये फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है तो ईबीआईटी आ गया बच्चों 2 लाख। अब इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट। एक बार मैं मान रहा हूं 1,50,000। सब इमेजिनरी इस अकॉर्डिंग मानने जा रहे हैं। ईबीटी ये 50,000। टैक्स का रेट एक बार मान रहे हैं 30% है, तो अगर 50,000 पे 30% 15,000 टैक्स चला जाए तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया बच्चों 35,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक बार हमने माने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, तो आपने 35,000 को उससे डिवाइड किया, ईपीएस आ गया 35,000 अपॉन में 10,000, 3.5। ये एक शेयर का ईपीएस आ गया। अभी आप सुनना बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने निकाला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज प्रेजेंट सिचुएशन में। आपने कहा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, यानी कि 4 लाख डिवाइड में 2 लाख, 2। इसका दूसरा फॉर्मूला लगाया,
दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में जितना सेल में चेंज होता है उतना ही होता है, अभी प्रूव कर लेंगे। तो ये हमें शो कर रहा है कि अगर सेल में 1% इंक्रीज होता है तो यहां मैं अगर 2 लिख दूं बच्चों तो ईबीआईटी में 2% चेंज होगा। प्रूव करें, करते हैं। यहां ना बच्चों एक बार हमने इसको 10% बढ़ाया, 10% इंक्रीज। अगर इसको 10% बढ़ाया तो ये 11 लाख हो गया, इसका 60% 660। अब देखो बच्चों कंट्रीब्यूशन में भी 4 से 440 का मतलब 10% इंक्रीज हुआ है, लेकिन बीच वाली फिक्स कॉस्ट सेम है तो ये 240। आप देखो बच्चों 4 से 440 का मतलब 40,000 बढ़ा, 4 लाख पे आप कहोगे 10%, इसमें भी 10% इंक्रीज है, इसमें भी 10% इंक्रीज है। लेकिन यहाँ पर 240, 2 लाख के ऊपर आप कहोगे 40,000 बढ़े 2 लाख पे, तो मैं कहूंगा 20%। तो वही तो वो कह रहा था ना कि अगर आपकी सेल 1% बढ़ेगी तो आपका ईबीआईटी 2% बढ़ेगा, अगर उसमें 10% इंक्रीज होगा तो इसमें आपका 20% इंक्रीज होगा। आप कोई भी और चेंज करके देख लो, वो आपका काम करेगा ही करेगा, उसी से तो बने हुए हैं फॉर्मूले, तो क्यों नहीं करेंगे काम। अब मेरे से कोई पूछे कि अच्छा चलो फिर आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगवाओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने कहा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। हमारा जो ईबीआईटी है वो बच्चों है 2 लाख और ईबीटी 50,000। मैंने कहा ये 4 टाइम्स आ गया। उन्होंने कहा दूसरा फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है। तो बच्चों हमने अभी लिखा है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, जितना ईबीटी में चेंज होता है उतना ही ईपीएस में चेंज होता है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में चेंज तो हमें दिख ही रहा है, कितने परसेंट ईबीआईटी में चेंज है, आप कहोगे 20, तो इसमें 4 गुना चेंज होना चाहिए, मतलब 80%। प्रूव करते हैं। हमने इसमें से 150 घटाया क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स बर्डन सेम रहेगी, 90। इसमें 30% 27 गए, ये आपका 63। 10,000 से डिवाइड किया 6.30। आप इसमें किसी में भी लगाओ, 90 माइनस 50 40,000 जो इंक्रीज है, अपॉन में 50,000 बच्चों 80%, 27,000 15,000 से 80%। ईपीएस के लिए आपका ये 80%। तो इसका मतलब ये तो सही कह रहा है, 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, वो फॉर्मूला बच्चों काम करेगा। और लास्ट वन डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, क्या फॉर्मूला होता है। पहले तो फॉर्मूला नॉर्मल लगाओ, आप कहेंगे डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। यहां अगर मैं देखूं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 4 लाख और ईबीटी 50,000, डिवाइड किया ये 8 आ गया हमारा। फॉर्मूला दूसरा लगाया और लगाकर डीसीएल। फॉर्मूला होता है बच्चों परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर ये आपका 8 है, ये क्लियर करता है कि अगर इसमें आपका 1% इंक्रीज होगा तो ईपीएस में 8% होगा, अगर सेल में 10% इंक्रीज होगा तो ईपीएस में 80%। देखो 80 तो था, 10 का 80, 10% इंक्रीज हुआ तो इसमें 80% हुआ। तो वो फॉर्मूले काम करने हैं, बहुत रेयर यूज होंगे, क्वेश्चन पहले वाले से ही होने हैं ज्यादातर। लेकिन अगर बाय चांस वो क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन देता है तो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल में फॉर्मूले तो यही डेवलप हुए थे, उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये तो दूसरा रिलेशन भी शो करते हैं, तो इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं, तो उन्होंने ये फॉर्मूले डेवलप कर दिए। तो बच्चों याद करने की कोशिश करते हैं, डीओएल परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डीएफएल परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और तीसरा डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसे करके ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। एक बार बच्चों मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, सारी बात समझ आ जाएगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन वो पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी एंड कंपनी। ईबीआईटी ईबीटी दोनों दे रखे हैं, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अगर ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा ना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कहता है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस में कितने परसेंट चेंज होगा,
इफ सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, अगर सेल में कितना इंक्रीज हो रहा है 5%, तो बच्चों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डीसीएल का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। इसमें हम किसी तरह से अगर निकाल पाए डीसीएल, आप कहोगे वो तो आ ही जाएगी, कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी लगा देंगे तो आपकी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी, और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। नीचे सेल में 5% इंक्रीज हो रहा है तो डीसीएल से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस आ जाएगा। एक बार देखो समझाता हूं। क्वेश्चन 41, अगर हम यहां बात करें तो जो ईबीआईटी है वो है 11,20,000, इसमें ऐड कर देंगे फिक्स कॉस्ट 7 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 18,20,000। अब हम पुट करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, ईबीटी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है हमारा ईबीटी 320, बच्चों कर दिया डिवाइड, ये आ रहा है आपका 5.6875, 4 डिजिट तक बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब आगे हमें राउंडिंग ऑफ नहीं करना पड़ा, तो ये आ गया। अब उसने हमसे कहा गया है, सुनना बच्चों, कहता है सेल अगर 5% बढ़ी है तो हम लिखेंगे क्योंकि डीसीएल परसेंटेज चेंज में इंक्रीज लिखना है तो इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, चेंज होता है यहाँ वर्ड, इंक्रीज होगा तो दोनों में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो दोनों में डिक्रीज होगा। इसकी जगह आप लिख दो 5.6875, ये आपने निकाल कर देना है कि ईपीएस में कितना इंक्रीज होगा, कितना चेंज होगा। अगर सेल 5% बढ़ी है तो मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, ईपीएस में बच्चों हमारा इंक्रीज हो जाएगा 5.6875 इंटू 5%, तो आप जस्ट परसेंटेज में ही आंसर लिखने वाले हो 28.4375%, मतलब आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, परसेंटेज तो साथ रहना है। तो ये फॉर्मूला आपका यूं काम कर जाता है बच्चों कि डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला, इसकी हेल्प से यूं है ना कि आप ईपीएस सीधा ही निकाल सकते हो। आप मेरे को प्रेजेंट वाला बता दो, प्रपोज वाला पूछ लो, अगर सेल आप बताते हो 10% बढ़ेगी 20%, मैं सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके सीधा बता सकता हूं। अभी जैसे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। बच्चों ईबीआईटी दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह, ईबीटी और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल इंक्रीजेज बाय 5%। आप एक बार ध्यान से देखना बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अभी जैसे पहले वाला किया था, हमने यहाँ किया बच्चों क्वेश्चन 42, हम यहाँ पहले ही लिख देंगे रुपीस इन लैक्स, जहां जहां रुपीस लिखेंगे वो लैक्स में ही होगा। तो हमने सबसे पहले पहुंचे कंट्रीब्यूशन पे, तो उसका हमारा है ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी बच्चों हमें दे रखी है 15,750 और फिक्स कॉस्ट है 1,575, तो ये हमने ऐड कर दी 17,325 और ईबीटी कितना है 7,000। आपका काम है जस्ट पुट कर दो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, जहां रुपीस है बस उसी में रुपीस इन लैक्स है, ये नहीं कि बाकी फिगर भी। तो आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, कंट्रीब्यूशन कितना है 17,325 और जो ईबीटी है वो हमारा है 7,000। हमने जस्ट डिवाइड किया बच्चों, तो ये आ रहा है 2.475, ये आ गया। अब आपको कहा है कि अगर सेल 5% बढ़ती है तो ये बताओ ईपीएस कितना बढ़ेगा। हम फॉर्मूले में लगाएंगे बच्चों, और क्या करना है, डीसीएल परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, तो हमने पुट किया, ये 2.475 है, ये आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, इंक्रीज है तो ये इंक्रीज ही लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस
अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स 5% का है, परसेंटेज में ही आंसर लिखना है इसलिए 5 जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 2.475 इंटू 5%, तो परसेंटेज में बच्चों आ रहा है 12.375%। ये हो गया, ऐसे करना है। अब एक बार देखो बच्चों 43 क्वेश्चन कहते हैं कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस पर शर्ट 500 है और वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख। आपसे ऑपरेटिंग लीवरेज पूछी है तो हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। फिर कहता है अगर सेल 10% से बढ़ जाए तो बच्चों आपने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल रखी होगी, फॉर्मूले में पुट कर दोगे। सेल अगर 10% से बढ़ती है तो ईबीआईटी में कितने परसेंट इंक्रीज होगा वो निकल आएगा। तो एक बार करते हैं बच्चों, उसका जस्ट इतना ही यूज होना है और कुछ भी नहीं। 43 सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, 10,000 शर्ट सेल लिख रही है इंटू 500 50 लाख, इसमें से घटा दी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 200 20 लाख, ये घटाते ही आ गया कंट्रीब्यूशन 30 लाख। इस कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे बच्चों फिक्स कॉस्ट जो कि है 25 लाख, तो ये हमारे पास आ गया ईबीआईटी 5 लाख। और आपको डीओएल निकालने के लिए कहा है, आप जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो बच्चों, 30 लाख को 5 लाख से डिवाइड किया 6 टाइम्स, ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में पूछता है कि आप ये बताओ कि अगर मेरी सेल 10% से बढ़ी है तो ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ होगा, तो अभी बता देंगे इम्पैक्ट क्या रहा होगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स, जो हमारा फॉर्मूला है। ये 6 है, ये हमें इंक्रीज बताना है। अगर सेल कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है 10%, तो बच्चों 10 इंटू 6 कर दो, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी आ जाएगा। अब एक बार देखो बच्चों 44 छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों ये, यहाँ ना प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया था। प्रेफरेंस शेयर्स अगर दे रखे होंगे उसके डिविडेंड को 1 - t से डिवाइड करना है, डीएफएल निकालती बात, तो अभी निकाल देंगे। पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन 44, कंप्यूट डीएफएल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईबीआईटी गिवन है, डिवेंचर है, इंटरेस्ट निकल आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्स का रेट हम जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमने लिखा, फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे बच्चों। इससे फायदा क्या होता है फॉर्मूला लिखने से कि हमें माइंड में कंसेप्ट सेट हो जाते हैं, बार बार याद नहीं करना पड़ता, बस पहले ही लिखती बात। जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो पहले फॉर्मूला लिखो हमेशा ही, चाहे वो आपने कितनी बार मर्जी लिख लिया हो। एग्जाम में भी अटेम्पटेशन के लिए वहां फॉर्मूला लिखना बच्चों जरूरी है, तो हमने यहाँ पहले लिखा डीएफएल। फॉर्मूला होता है बच्चों ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पहले तो ईबीटी लिख देते थे ना, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता था, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 - t, क्योंकि उसको बिफोर टैक्स लाना होता है। ईबीआईटी आपका 50,000 है, यहां हमने 50,000 लिखा, इंटरेस्ट 250 का 8% बच्चों 8% ऑफ 2,50,000, मैं कहूंगा 20,000, सीधा भी लिख सकते हो, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सीधा लिख रहा हूं बच्चों 1 लाख का 10% 10,000, लेकिन उसको 1 - t से डिवाइड करना है 0.35। हमने जस्ट इंफॉर्मेशन को सोल्व किया, 50 में से पहले बच्चों 20 गए 30,000। एक बार ये देखो ये कितना है, 10,000 डिवाइड में 0.65, तो ये मैंने किया 15,385, 30 में से गए तो 14,615, ये आया है बच्चों सोल्व करके।
हमने डिवाइड कर दिया 50,000 को इससे, तो ये बच्चों 3.42 आ गया। आपने याद रखना है फॉर्मूला कोई भी लगे, अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है, ईबीआईटी बढ़ता है, तो आप समझो कि आपके ऊपर लिवरेजेस का बर्डन कम हो जाएगा। जैसे बी पार्ट बच्चों, कंप्यूट डीएफएल इफ ईबीआईटी बिकम्स 150, ये 50 से बढ़कर 150 हो गया। सेल बढ़ती है तभी तो ये बढ़ते हैं। तो इफ ईबीआईटी 150, तो जस्ट हम पुट करते हैं बच्चों डीएफएल के फॉर्मूले में 150, यहां 150, ये 20,000 बन रहा है, और ये अभी किया था बच्चों हमने कंप्यूट, मतलब आप चलो एक बार ऐसे ही लिख लो, तो ये हमने घटाया, ये तो एक 50 ही है, ये बच्चों 1,14,615, तो हमने डिवाइड किया 150 डिवाइड में 1,14,615, तो ये बच्चों आ रहा है 1.31। हो गया बच्चों। ये आज के लिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं 45, एक बार ध्यान देना कैसे है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू कंपनी XYZ लिमिटेड। इन्होंने आपको सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट घटाते ही कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आ गया, अब बच्चों इंटरेस्ट लेस करने के बाद ईबीटी आ गई, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपसे ये कहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज, वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम एंड हेंस ईपीएस, क्योंकि जितनी टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका ईपीएस बढ़ेगा। इफ सेल इंक्रीजेस बाय 6%, तो मतलब कंबाइंड लिवरेज का कंसेप्ट यूज करके, कंबाइंड लिवरेज का ना बच्चों इसमें परसेंटेज में फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल, मतलब उस फॉर्मूले का यूज करवाकर आपसे वो पूछना चाहता है कि ईपीएस में कितना इंक्रीज होगा। तो एक बार लिखते हैं बच्चों, अगर मुझे उन्होंने ऑलरेडी टेबल दे रखी है तो मुझे तो सिर्फ फिगर्स पुट करने हैं, तो मैंने किया। फर्स्ट पार्ट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कितना है हमारा कंट्रीब्यूशन 140, कितना है बच्चों ईबीटी 35,000, ये किया तो 4 टाइम्स। अब उसने कहा क्या है, आप फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो टैक्सेबल इनकम में भी उतना ही चेंज होगा, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये आपका 4 है, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, और सेल में 6% इंक्रीज है, तो हमने किया बच्चों 6% इंटू 4, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 4 टाइम्स ऑफ 6%, तो बच्चों 24%, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ये रहा बच्चों। फिर कहता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कहता है बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल। तो आपसे कहता है बच्चों कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट यूज करते हुए बताओ कि ईबीआईटी में कितने परसेंट चेंज होगा अगर 10% इंक्रीज हो रहा है सेल में। तो पहले डीओएल निकाल लेते हैं। हमने बच्चों डीओएल का फॉर्मूला लगाया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 140 और ईबीआईटी 40,000। आप जस्ट बच्चों इसको डिवाइड करो 3.5। अब इसका सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो। हमने किया, क्योंकि डीओएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, उसी में चेंज पूछा है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल में तो वो कह रहा है ना 10% इंक्रीज हुआ है, तो ये 3.5, ये आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इन ईबीआईटी। अगर सेल कितने परसेंट बढ़ी है 10%, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, तो 3.5 इंटू 10%, 35%, यूं करना है बच्चों। थर्ड केस बच्चों, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, बाय व्हाट परसेंटेज टैक्सेबल इनकम हेंस ईपीएस विल इंक्रीज, अगर ईबीआईटी कितना इंक्रीज होता है 7%। तो बच्चों मैं करके दिखाता हूं। हम ना सबसे पहले डीएफएल निकालेंगे। फॉर्मूला आप कहोगे ईबीआईटी
अपॉन में ईबीटी। ये बच्चों 40,000 है, ये 35,000 है। आप 8/7 1.14 अपने माइंड में रखना, 8/7 है ये, क्योंकि डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो अगर मैं यहां देखूं डीएफएल, तो बच्चों 1.14 परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी 7%। बच्चों ये 8/7 है, तो ऑटोमेटिकली आप देखो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 8/7 इंटू 7% करोगे तो बच्चों 8% आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया हमारा। आज बच्चों मैं आपको 45 तक करा रहा हूं और आपने करने भी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम 46 से करेंगे।